ईरान वॉर के दौरान जहां नई नई रियलिटीज इमर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं एक और बहुत बड़ी रियलिटी हमें नजर आ रही है और वो ये कि जिस तरह यूरोप अमेरिका को डिच करवा रहा है इस जंग के दौरान, और यूरोपियन हैवीवेट्स अमेरिका को डिफरेंट किस्म की जो सपोर्ट है वो डिनाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये वेस्टर्न अलायंस तितर बितर हो गया है और वो कौन से प्लेयर हैं जो अमेरिका और इजराइल की इस कैंपेन के सबसे बड़े मुखालिफ बनकर उभरे हैं। इसके अलावा भी हम इसके पैरेलल में दूसरी डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह जो पुराना ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है और नई रियलिटीज इमर्ज हो रही हैं। आइए जानते हैं। वेस्टर्न अलायंस की डोमिनेंस का वो क्या दौर था जब अमेरिका इनको कहता था कि वहां पर हमला करना है तो ये सारे पहुंच जाते थे। अफगानिस्तान हो या इराक हो, इनकी तबाही हमने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद भी इनके छोटे छोटे ऑपरेशंस, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो या मिडिल ईस्ट के कुछ दूसरे ममालिक हो, जिनको इन्होंने मिलकर तबाह बर्बाद किया है। लेकिन आज की डेट में ईरान वॉर के दौरान हम वो भाईचारा नहीं देख रहे। ये भाईचारा अब खत्म हो चुका है और बड़े बड़े ममालिक जैसे कि फ्रांस, स्पेन, इटली अमेरिका को सपोर्ट देने से गुरेजा हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक बर्तानिया, पोलैंड, आयरलैंड वगैरह हम एक एक करके इन सब के मूव्स पर नजर डालेंगे कि किस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इनको कावर्ड्स कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यहां तक कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी कश्तियों का रास्ता खुद ही बनाना, अब हम तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब को डरपोक डिक्लेयर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम भी इनकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि ये इस मौके पर अनहेल्पफुल साबित हुए हैं। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नाम हमें नजर आता है जो यूएस और इजराइल को खुलकर डिफाई कर रहा है वो है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज, जिन्होंने इस हवाले से हर इलीगल एक्ट को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। और जरा नजर डालते हैं कि इन्होंने क्या क्या इकदाम लिए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यूएस को अलाउ नहीं किया, यूएस को मना कर दिया है कि आप हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते इजराइल को वेपन्स पहुंचाने के लिए जो अल्टीमेटली ईरान या गाजा में इस्तेमाल होंगे। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से पूरे यूरोप में सबसे वोकल वॉइस बनकर उभरे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इजराइल की इस इलीगल कैंपेन को लताड़ा है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की इस बहादुरी को देखकर पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया के जो मीम मेकर्स हैं वो इन पर अब रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इनकी वीडियो एडिट्स बनाई जा रही हैं कि किस तरह इन्होंने जबरदस्त तरीके से इजराइल को डिफाई किया है। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका को मना किया है कि आप हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते इजराइल को वेपन्स पहुंचाने के लिए, बल्कि इजराइल के साथ अपनी तमाम वेपन डील्स को भी कैंसिल कर दिया है और इजराइल पर एक आम एम्बार्गो लगा दिया, यानी वेपन्स नहीं बेच सकते इजराइल को। और हर किस्म का डुअल यूज मटेरियल, डुअल यूज ऐसा मटेरियल होता है जो आपकी टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ डिफेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, पोटेंशियल डबल फवायद हो सकते हैं उसके, उस मटेरियल को भी इजराइल को देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। परमानेंटली बैनिंग द सेल ऑफ वेपन्स, टोटल आर्म एम्बार्गो। और स्पेन ने इजराइल से अपने एम्बेसडर को भी विड्रॉ कर लिया था कुछ महीने पहले, ये कहकर कि जब तक ये गजा में कत्लेआम नहीं रोकते हम इनके साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं। और गजा के हवाले से ये यूरोप में उन चंद आवाजों में से हैं जिन्होंने खुलकर इजराइल के इन एक्शंस की मजम्मत की है और अमेरिका का भी साथ देने से इनकार किया है। और अब इजराइल जो कुछ लेबनान के अंदर कर रहा है वो उसकी भी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल का वही प्लान है लेबनान के हवाले से जो इन्होंने गजा में किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस कैंपेन में अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़े और किसी सूरत में इनका साथ नहीं देंगे किसी भी लेवल पर। और साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये इराक की इन्वेजन से ज्यादा बुरी सिचुएशन है जो 2003 में हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले तो हमें ये ले गए थे वहां पर, अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द सेम सिनेरियो एज द इलीगल वॉर इन इराक। उन्होंने इराक की वॉर को भी इलीगल करार दिया। उन्होंने कहा कि वी आर फेसिंग समथिंग फार वर्स, मच वर्स, विद अ पोटेंशियल इंपैक्ट दैट इज फार ब्रॉडर एंड फार डीपर। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत देर पा होंगे, इसलिए इनको सपोर्ट नहीं करना। और यूएस और इजराइल के इस इकदाम को उन्होंने एक कोलोसल मिस्टेक करार दिया है। जब भी किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई शख्स एक ब्रेव डिसीजन लेता है तो वो अक्सर चेन रिएक्शन की सूरत में कन्वर्ट होता है, जैसा कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर सख्त स्टैंस लिया। इनकी देखा देखी जो अमेरिका के ज्यादा पक्के दोस्त थे, यानी स्पेन की निस्बत अमेरिका से जो बहुत ज्यादा करीब थे, फॉर एग्जाम्पल
इटली, उन्होंने भी इनके फुटस्टेप्स पर चलना शुरू कर दिया है और अपनी जो सिसिली की एयरबेस है वो इटली ने डिनाई कर दिया है अमेरिका को। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब यहाँ पर क्लियरली यूरोप अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है। आपने वहां तो नैरेटिव बना लिया कि इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है सद्दाम हुसैन की फोर्सेस के पास, या अफगानिस्तान में तालिबान अलकायदा को पनाह दे रहे थे, आपने वहां भी हमें घसीट लिया, लेकिन ये हमारी जंग नहीं है। अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हो तो इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एसोसिएटेड है, इसलिए हम इस आग में नहीं पड़ेंगे, इस मेस में हम नहीं शामिल होंगे। यूरोप ने किसी हद तक जो लेसन सीखे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, या फिर जो गलतियां इन्होंने इराक और अफगानिस्तान में की, ऐसे लग रहा है कि ये अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं। और मेलोनी जो बड़े जबरदस्त ताल्लुकात एंजॉय करती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्होंने भी इस कैंपेन की मुखालफत कर दी है। और यूएस के बॉम्बर्स ने सिसिली की एयरबेस पर लैंड होना था, उनको इटली ने डिनाई कर दिया है। और यहाँ पर यूरोप ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि नेटो का आर्टिकल 5 यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है, यानी जिसमें ये सारे मुल्क एक साथ हैं कि जब किसी पर हमला होगा तब दूसरे मुल्क और दूसरे ग्रुप पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूरोप एक क्लियर स्टांस के साथ सामने आ रहा है कि यहाँ ईरान ने हमला नहीं किया था, हमला आप लोगों ने किया था और ईरान अब रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहा है, यानी जवाब में स्ट्राइक्स कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ इन्वॉल्व होना नहीं बनता। इसलिए वो डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, मैक्रोन की, तो बार बार टेलीफोन कर रहे हैं मसूद पेजेस्किन को, यानी डिप्लोमेसी यहाँ पर कर रहे हैं वो। और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जो कि हैं तो राइट विंगर, उन्होंने कह दिया है कि इजराइल यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और जो भी जरूरी इकदामात यूरोप लेगा इस हवाले से हम यूरोप के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर मेलोनी ने ये पोजीशन क्यों ली है, हालांकि ये राइट विंगर हैं और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेफ्ट विंग के हैं, मतलब उनका समझ में आती है कि वो एक सख्त स्टैंस ले रहे हैं इसराइल के खिलाफ। लेकिन मेलोनी, इनकी भी कुछ पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप से मिलती हैं, राइट विंग की ये पॉलिटिशियन है। यहाँ हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी कि इटली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एंटी इजराइल हो चुकी थी इन इकदामात की वजह से, और जो वेपन्स यहाँ से इजराइल के लिए सप्लाई किए जा रहे थे, उन पोर्ट्स पर जो इटालियन डॉकर्स थे उन्होंने उस इक्विपमेंट को लोड करने से इनकार कर दिया था। और ऐसे मुतादिद वाकयात हमने यूरोप की दूसरी जगहों पर भी देखे हैं और इससे यूरोप ने अंदाजा लगाया, सेंटिमेंट एनालिसिस किया, जो प्रोटेस्ट वगैरह उन्होंने देखे हैं कि ये बात हमारे बस से बाहर निकलती जा रही है। और फिर जिस तरह गजा के लिए फ्लोटिलाज रवाना हुई पूरे यूरोप से, वो सेंटिमेंट हमें क्लियरली नजर आता है कि कितने ब्रेव जो यूरोपियंस थे वो निकले हैं, वो समंदर पार करके गजा तक पहुंचे हैं और इवेंचुअली इजरायली फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये नैरेटिव की जो एक जंग है ये क्लियरली इजराइल के खिलाफ जा रही है। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो उन्होंने भी रिसेंटली यूएस के एक एयरक्राफ्ट को अपनी एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी इतला के मुताबिक वो इजराइल जा रहा था। तो फ्रांस ने भी यहाँ पर यही पोजीशन ली है, फ्रांस हो, स्पेन हो या इटली हो। फ्रांस के इस इकदाम पर इजराइल तलमला उठा है और उन्होंने कहा है कि आइंदा के बाद हम फ्रांस से कोई मिलिट्री डील नहीं करेंगे। और आपको याद होगा ये फ्रांस और बरतानिया ही थे जिन्होंने चंद माह पहले पहली बार फलस्तीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है और इजराइल के एक्शंस को लताड़ा है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। एक चेंज हमने वहां देखी, एक हम इस जंग के दौरान देख रहे हैं। और ये सफर कहां से शुरू हुआ था ये सिलसिला, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और कनेडियन पीएम मार्क कार्ने ने क्या कहा था कि पुराना ऑर्डर अब खत्म हो चुका है और उन्होंने सारा बताया था यूएस की ज्यादतियां और हम भी उन गलत इकदाम में उनका साथ देते रहे। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था बहुत डिटेल में और इस पॉडकास्ट में भी कि ये जो रप्चर है वेस्टर्न अलायंस में ये स्टार्ट हो चुका है और ये इवेंचुअली नेटो के खात्मे का बायस बन सकता है। और अब हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि नेटो ममालिक एक साइड पर खड़े हैं और ट्रंप एक साइड पर खड़े हैं। और उससे भी पहले अगर हम चले जाएं तो ये रप्चर क्यों स्टार्ट हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने इन यूरोपियन ममालिक को यूक्रेन के अंदर सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। जिस तरह बाइडेन कर रहे थे सपोर्ट, ट्रंप ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि रशिया से खुद ही लड़ो, खुद ही अपने डिफेंस बजट बढ़ाओ, हम आपका साथ नहीं देने वाले। उन्होंने यूक्रेन को भी लताड़ा और उसके बाद ये किस तरह इकट्ठे हो गए थे सारे यूरोपियंस यूक्रेन के साथ, वो भी हमने आपको बताया था। तो ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके हुई हैं।
अमेरिका का रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेन को उस तरह ना सपोर्ट करना, फिर पब्लिकली वेस्टर्न लीडर्स का कहना कि ये अलायंस अब टूट चुका है, फिर इनकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स स्पेन, इटली और फ्रांस में, यूके में, आयरलैंड में, और उसके बाद अब इस जंग में ये जो यूरोपियन ममालिक बिल्कुल भी शिरकत नहीं कर रहे, ये एक तारीखी इवेंट है। फिर जो ट्रंप ने इनके साथ ग्रीनलैंड पर किया और ग्रीनलैंड में किस तरह इनका आमना सामना हुआ, यूरोप फोर्सेस ले आया, ट्रंप ने टैरिफ्स की धमकियां दी, कभी रूबियो, कभी वेंस, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप इनको बुलाते ही रह गए कि आओ हमारी मदद करो, लेकिन कोई नहीं आया। यूके की बात करें तो यूके से भी डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वो यूके जो हर कैंपेन में नथी होता था अमेरिका के, इवन ये पास्ट में जो इन्होंने हुसीज वगैरह पर स्ट्राइक की हैं आज से 1.5-2 साल पहले, उसमें यूके और यूएस मिलकर स्ट्राइक करते थे। इनकी कंबाइंड बेसिस हैं साइप्रस में, इंडियन ओशन रीजन में, ये डियागो गार्सिया वगैरह में मिलकर ये हर काम मिलकर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा यूके ने भी वो साथ नहीं दिया जो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था। यूके ने अपनी एयर स्पेस तो दे दी है, लेकिन फुल फ्लेज इस मिलिट्री कैंपेन में शामिल नहीं हुआ। ये भी एक तारीखी चीज़ है। और स्टारमर ने ब्रिटिश अवाम को कहा है कि आप फिक्र न करें, आप ये चाहते हैं कि हम इस जंग में नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने एयर स्पेस ज़रूर अलाउ किया, लेकिन और बहुत से ऐसे इकदाम हैं जिसमें अमेरिका इनसे सपोर्ट मांग रहा था, इन्होंने नहीं दी। यूके का ये पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से एक साफ रास्ता चाहते हैं, अपने लोगों की सिक्योरिटी चाहते हैं और अपने जो एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में उनकी सिक्योरिटी चाहते हैं, और उस हद तक सिर्फ डिफेंसिव मेजर्स लेंगे। हम किसी ऑफेंस में अमेरिका का साथ नहीं देंगे ईरान के खिलाफ। ये सिर्फ साइप्रस और इंडियन ओशियन रीजन में ही नहीं, ये जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं यहाँ भी कुछ कुछ जगहों पर यूके की प्रेजेंस है, यूके के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, यूके की टेक्नोलॉजी है, तो यूके कह रहे हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वो बरतानिया जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम के बाद खुद सुपर पावर का ताज अमेरिका के सर पर रखा था कि आपने हमें बचाया, अब आप सुपर पावर बने, और तब से इनकी हर बात मानता है। इराक वॉर में आप याद करें पूरे बरतानिया में एहतजाज हुए, लेकिन यूके ने अमेरिका का साथ दिया 2003 में। लेकिन अब वो बातें नहीं रहीं। इन बेसिस की अगर बात करें मिडिल ईस्टर्न रीजन में, ये वेस्टर्न बेसिस की बात करें, स्पेशली अमेरिकन बेसिस की, तो ये भी नकारा हो चुकी हैं और ये वेस्टर्न मीडिया हमें बता रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक है अमेरिका के लिए। एक तो इनके पार्टनर्स इनको छोड़ गए, इनकी बेसिस भी बड़ी हद तक नकारा बना चुका है ईरान। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का किस्सा देखें तो जंग से पहले ईरान इसको कंट्रोल नहीं कर रहा था, ना ही इस पर टोल टैक्स लगाया हुआ था। अब ईरान यहाँ से हर गुजरने वाली कश्ती को मॉनिटर कर रहा है और ईरान कह रहा है कि जो मुल्क हमारी तरफ होस्टाइल हैं हम उनकी कश्तियों को ना तो गुजरने देंगे, और अगर गुजरने देंगे तो आपको एक टोल टैक्स देना होगा, वो भी युआन में। ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट है कि एक नया नॉर्मल सेट हो रहा है, चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेडर्स युआन में ट्रेड करना शुरू हो गए हैं। दुनिया के एक बड़े सेगमेंट में जहां ट्रेड होती है वो अब चाइनीज करेंसी में होने की बात हो रही है और यूएस डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है। तो या तो अलायंसेस की बात हो, बेसिस की बात हो या करेंसी की बात हो, हर जगह पर यूएस को एक हिट मिली है, यूएस को सेटबैक्स मिल रहे हैं, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। ये वेस्टर्न जरीदे लिख रहे हैं कि जहां पर इनको टैक्टिकल कामयाबियां जरूर मिली हैं ईरान में, जो ईरान को काफी हद तक इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ईरान की टॉप लीडरशिप को खात्मा करके, उनकी बहुत सी बेसिस को उड़ाकर, उनके एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले करके। लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्या यूएस को इसका कोई फायदा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। जहां ईरान को नुकसान हुआ है वहां यूएस के लॉन्ग टर्म नुकसानात हुए हैं। इनके साथी इस जंग में इनका साथ नहीं दे रहे। उस रीजन में चाइनीज करेंसी को फोकियत दी जा रही है और इनकी जो बेसिस थी मिडिल ईस्ट में वो नकारा हो रही हैं। और अमेरिका की स्पेस को चाइना तेजी से फिल कर रहा है, चाइना उस स्पेस को कैप्चर कर रहा है जो अमेरिका छोड़ रहा है। ये सब चाइना की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाहे वो यूरोप में हो, नेटो में हो या फिर एशिया में हो, अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एसेट्स को मूव करवाया जाए। जो हमने देखा था साउथ कोरिया और जापान से कुछ एसेट्स यहाँ आ रहे हैं और यही डिमांड इनकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी है कि जो डिफेंस सिस्टम्स वहाँ पर लगे हुए हैं उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से पोलैंड ने भी मुंह पर इनकार कर दिया है। पोलैंड ने कहा है कि हम अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज रिलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रशिया से खतरा है, तो हमें वहां उनकी जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा हम अभी आपको नहीं दे सकते। हालांकि हैं वो अमेरिकन मेड। अमेरिका भी उनसे डिमांड कर रहा है और पोलैंड कह रहा है
नहीं। आपको याद होगा हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इस जंग से पहले जब मोदी ने इजराइल का विजिट किया था, और उससे रिलेटेड एक वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह मोदी यानी इंडिया ने रिप्लेस किया है इजराइल को इजराइल का एक अहम टैक्टिकल पार्टनर बनने में। यानी इजराइल जो पिछले तकरीबन 3 सालों से एक जंग की कैफियत में मुब्तला है, उसने खुद ही अपने आप को घुसाया है उधर, तो उनको कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एम्यूनेशन चाहिए, उनको म्यूनिशंस चाहिए, उनको रॉकेट्स चाहिए, उनको कन्वेंशनल वेपन चाहिए। वो उस कमी को भारत के जरिए पूरा कर रहे हैं। मतलब जहां यूरोपियंस ने इन पर आम एम्बार्गो लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए, यानी हम आपसे ट्रेड नहीं कर सकते अब मिलिट्री की, तो वो कमी एक तो अमेरिका पूरी करता रहा, और दूसरा भारत ने भी एक अहम किरदार अदा किया है गजा के कत्ले आम में, और वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसकी मेन रीज़न यही थी कि यूरोप में जो बहुत से लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने यूरोपियन ममालिक को रोक दिया कि अब आप इजराइल से मजीद मिलिट्री ट्रेड ऑफ्स नहीं कर सकते, तो उसकी कमी भारत ने पूरी की थी। और यूरोप में वैसे भी एक सेंस है ह्यूमन राइट्स की, वहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, वहाँ के पॉलिटिशियंस भी खुलकर बोल पड़ते हैं। आयरलैंड की बात करें, उन्होंने बड़ा खुलकर बोला हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से काफ़ी आवाज़ें उठी हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने हैं, इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी तनकीद की हुई है, और मिलोनी अब वो भी मैदान में आ गई हैं, जो कि राइट विंग पॉलिटिशियन हैं, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप से। अब वो उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रही, और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे कानून के खिलाफ है। यानी वो कह रहे हैं कि लीगल हर्डल सामने आ रही हैं, हम इजराइल की मदद नहीं कर सकते, उसको वेपन नहीं दे सकते, या उस हवाले से जो रास्ते हैं वो भी नहीं हम खोल सकते, वो आपके लिए ब्लॉक हैं। अगर आपके वेपन्स जा रहे हैं इजराइल किसी ऑफेंसिव एक्शन के लिए, वो हम नहीं जाने देंगे। हाँ, आपका हमारा जो नेटो के तहत एक अलायंस है वो बरकरार है, लेकिन वो हम सबको पता है वो उसमें तेज़ी से दरारें आ रही हैं, और वो पहले जैसा नहीं रहा। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की आवाम में एक चेंज होती हुई सोच, जिसके तहत उन्होंने अमेरिकन हुकूमतों पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अब हमने फ़ौरन जंगों में नहीं पड़ना। उनकी ये ख्वाहिश थी। जब उन्होंने यूरोप को डिच कराना शुरू किया तो यूरोप ने इनको डिच कराना शुरू कर दिया। और इसी असना में जब ये बातें चल रही थी कि हमने नई जंगों में नहीं पड़ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आउट ऑफ नोवेयर ईरान पर हमला कर दिया। और ये मिस्ट्री एक हिस्ट्री का पार्ट बनेगी, और आने वाले वक्तों में दुनिया इसके किस्से सुनेगी और हैरान होगी कि वो प्रेसिडेंट जो जंगें ख़त्म करवाने आया था, जो ओबामा को लताड़ता था कि तुम ईरान की जंग में पड़ना चाहते हो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपने दूसरे साल ही ईरान पर हमला करना पड़ गया और इजराइल का साथ देना पड़ गया। हम सबको पता है कि जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप की कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं होती नेतन्याहू से जंग के हवाले से, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स आ रहे हैं, 2000-3000 की तादाद में मिडल ईस्ट पहुंच रहे हैं। अमेरिका बेचारा यहाँ अकेला ही लगा हुआ है इजराइल के साथ और अपना नुकसान करवा रहा है। ईरान इनकी मिडल ईस्ट में बेसिस को तबाह बर्बाद कर चुका है, और इस पैगाम में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरब को पैगाम दिया कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ यूएस मिलिट्री बेस होगी तो हम उसको टारगेट करेंगे। देखें हमने क्या हाल किया है आपके मुल्क में यूएस बेसिस का, या आपका दिफा नहीं कर सकते, लिहाजा आप इन्हें निकाल दें। और ईरान ने ये मैसेज भी दिया है कि हमारे जो नेबरिंग मुस्लिम ममालिक हैं, अभी तो हमारे ताल्लुकात इनसे ख़राब हुए हैं, लेकिन हम इनको रीबिल्ड कर लेंगे। ये ईरान इस हवाले से भी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है कि ये जो हमने स्ट्राइक्स की हैं सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह, यूएई, हमारे इनके साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। लेकिन शायद यूएई इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि यूएई इजराइल का बड़ा पक्का दोस्त है और ईरान ने सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स भी यूएई पर की हैं, और यूएई अब ईरानियन नेशनल्स को अपने मुल्क से निकाल रहा है। यूएई की इकॉनमी भी इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, और 120 बिलियन डॉलर्स इनकी मार्केट से फारिग हो चुका है, उड़ गया। लोग अपना पैसा निकाल कर अपने अपने मुल्कों में वापस जा चुके हैं यूएई से। अमेरिका का एक और स्ट्रेटेजिक नुकसान ये हुआ है कि इनके जो वर्स्ट एडवर्सरीज थे जिनको इन्होंने दुबाना था, वो इस वक्त इम्बोल्डन हो रहे हैं। रशिया का ऑयल मार्केट में फ्लोट कर रहा है और रशिया के प्रॉफिट्स दुगने हो रहे हैं। चाइना अमेरिका की इस वॉर कैंपेन को डीपली स्टडी कर रहा है और डेटा हासिल कर रहा है थर्मल सिग्नेचर्स और डेटा लिंक्स के जरिए। वो देख रहा है कि यूएस कर क्या रहा है। यहाँ चाइना के लिए सीखने को बहुत कुछ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान कंट्रोल कर रहा है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट यहाँ पर तड़प रहा है कि कोई उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए और एक अलायंस बनाए, मैरीटाइम कोलिशन बने, और मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। इस आग में कोई कैसे कूदने को तैयार होगा जब हर तरफ तबाही होगी। और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट ये है कि इनका वेस्टर्न अलायंस तितर बितर हो गया है, और अब आपको पेड्रो सांचेज जैसे कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं।
स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे ममालिक इजराइल को खुल्लम खुल्ला लताड़ रहे हैं। फ्रांस, यूके और इटली इजराइल पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के जो दोस्त हैं चाइना और रूस, वो ईरान को भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में वेस्टर्न अलायंस में जो ये दरार आई है, क्या ये कभी फेल हो सकती है? क्या इनके ताल्लुकात पहले जैसे हो सकते हैं, या आपके ख्याल में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा था कि अब ये रप्चर हो चुका है, अब ये वापस नहीं जाएगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।